हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल बाय विकास भदौरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग HPCL एग्ज़ाम के लिए जो कि 16 अगस्त को होने वाला है, जिसके लिए मैंने आपको पिछले सेशन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे 2021 और 2022 के। और आई होप आप लोगों ने उस सेशन को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाकर। दोस्तों, आज के सेशन में भी हम HPCL के क्वेश्चन करने वाले हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके नए भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छे हैं और हमें पूरा आइडिया मिलता है कि किस जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और उनको अगर हमने समझ लिया तो हो सकता है कि उसी से कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के सेशन में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आया और मुझसे नहीं मिला है पहले, तो मेरा नाम विकास भदौरिया है। 8 साल से काफ़ी भी ऊपर समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ। और गेट, ESE, AJE जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ पिछले 8 सालों से। मेरा टेलीग्राम है मैकेनिकल JEE प्रेप बाय विकास भदौरिया, और अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी PDF वगैरह मैं यहीं पर शेयर करता हूँ। ये मेरे एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट हैं, बट इसके अलावा मैं हीट ट्रांसफ़र और रिन्यूएबल एनर्जी भी पढ़ाता हूँ। क्वालिफिकेशन मेरा हाईएस्ट MTech है थर्मल इंजीनियरिंग में, वो भी गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद थापर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, और ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जब आप रेडिएशन हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं तो रेडिएशन के अंदर बहुत सारे लॉज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें कई सारे लॉज होते हैं। प्लैंक्स लॉ होता है आपका, किरचॉफ्स लॉ होता है, वैसे ही एक आपका वीन्स लॉ है। वीन्स लॉ कहता है कि जो वेवलेंथ होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेवलेंथ और टेम्परेचर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर मैक्सिमम वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर कर दें तो उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती है। उस कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है, बट जनरली इनके बीच में ऐसा रिलेशन होता है आपका। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि क्वेश्चन वहां से पूछा गया है कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉज के कुछ स्टेटमेंट हैं। Maximum spectral emissive power is displaced to longer wavelength with increase in temperature। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होता है? बेसिकली मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है, स्पेक्ट्रल एमिसिव, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर, और एक सिंगल इंटेंसिटी, सिंगल रेडिएशन की जो पावर होती है इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और यहां पर वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशन है। तो कुछ इस प्रकार का कर्व शो करता है, कुछ ऐसा कर्व आपका होता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर, जैसे T1 है, ये T2 है, ये T3 है, अलग अलग टेम्परेचर पे आपका एक कर्व है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो आपका ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर। तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिस्प्लेस टू लॉन्गर वेवलेंथ। जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेवलेंथ किधर बढ़ता है, वेवलेंथ आपका इस तरफ बढ़ रहा है, वेवलेंथ, टेम्परेचर आपका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, राइट। तो क्या मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो जाती है? यहां पर जो पावर मिलती है वो आपकी मैक्सिमम एमिसिव पावर होती है। तो क्या लॉन्गर वेवलेंथ की होती है? नो, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज डिस्प्लेस्ड टू शॉर्टर वेवलेंथ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सही है। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी। तो यानी 3 और 4 पॉइंट आपके सही हैं। और इसके लिए आप एक ग्राफ भी देख सकते हैं कि वेवलेंथ और वेवलेंथ के साथ, जैसे कि वेवलेंथ है और टेम्परेचर, जैसे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, ये आपके अलग अलग टेम्परेचर के कर्व से, इनको प्लैंक्स कर्व कहा जाता है। इसको प्लैंक्स कर्व कहा जाता है, प्लैंक्स कर्व कहा जाता है। और इस प्लैंक, क्योंकि प्लैंक्स लॉ से ही सारे लॉ हमें रेडिएशन के मिलते हैं, चाहे वो आपका स्टीफन लॉ हो, आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो, चाहे किरचॉफ्स लॉ हो, चाहे वीन्स लॉ हो, सारे के सारे लॉ प्लैंक्स लॉ से ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का कर्व मिलता है जिसमें ई लैम्डा को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ सिंगल इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन। तो आप यहां पे नोटिस करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पावर का पॉइंट है, ओके। तो जो मैक्सिमम पावर मिलती है वो कब मिलती है आपके, जिसका टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर और वेवलेंथ में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगी आपकी, जब जिसके लिए टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट, ओके। यानी कि सबसे यहां पर इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। फॉर मैक्सिमम
मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर यहां मिल रही है, सबसे ज्यादा यहां मिल रही है। ई लैम्डा मैक्स जो है 3 इज ग्रेटर देन ई लैम्डा मैक्स 2 इज ग्रेटर देन ई लैम्डा मैक्स 1, है ना। यानी ये मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रही है, ये रिलेशन है। और इसमें भी टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, राइट। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट है अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एट 1200 केल्विन सप्लाइज 500 किलो जूल ऑफ हीट टू अ रिवर्सिबल हीट इंजन E1। और जो पहला इंजन है वो रिजेक्ट करता है हीट Q2 टू रिवर्सिबल इंजन E2 एट टेम्परेचर T2। इंजन 2 क्या करता है? रिजेक्ट द हीट टू थर्मल रिजर्वायर एट टेम्परेचर 300 केल्विन। अगर आपके दोनों इंजन की एफिशिएंसी इक्वल होगी रिवर्सिबल इंजन की, तो उनके टेम्परेचर का रिलेशन क्या बताना, टेम्परेचर का रेशो क्या होगा। एफिशिएंसी इक्वल हो और अगर रिवर्सिबल इंजन सीरीज में हो तो आपको क्या रिलेशन बताया है? अगर रिवर्सिबल इंजन सीरीज में कनेक्टेड हो और एफिशिएंसी इक्वल हो तो उस कंडीशन में जो T2 होता है, यानी जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है T1 T3 का। इससे आप क्या निकाल लेंगे? इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ये 1200 या 300, तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 600 केल्विन आ जाएगा। यानी कि T2 आपका 600 हो गया, T1 पता है, तो T1 इज इक्वल टू 1200 है, T2 आपका 600 आ गया और T3 आपका आ गया दैट इज 300 केल्विन। अब आपको इनका रेशियो पूछा गया, T1 इज टू T2 इज टू T3 पूछा गया। क्या रेशियो होगा इनका? ये रेशियो हो जाएगा 1200 इज टू 600 इज टू 300, है ना। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें। अगर इस पूरे को 600 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें 600 से, तो क्या रिजल्ट आएगा आपका? ये 2 आ जाएगा, 2:1:0.5, ये रेशियो आ जाएगा 2:1:0.5। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 pipes each of diameter 5 centimeter and 15 centimeter are used to drain the water from a reservoir. If the frictional head loss in both the pipes are equal, then ratio of the discharge to the larger pipe to that of smaller pipe will be. तो आपके जो हेड लॉस का फॉर्मूला होता है उस दैट इज इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड डायमीटर इज FL/Q²/12d⁵। वैसे ये भी फॉर्मूला होता है और ये वाला फॉर्मूला भी होता है वेलोसिटी के फॉर्म में, FLV²/2GD। आप ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे? वैसे इसी फॉर्मूले को से ये वाला फॉर्मूला आता है ना, डिस्चार्ज के फॉर्म में। जब आप रखते हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू π/4 d² × v, तो यहीं से आपका आता है v इज इक्वल टू 4q/πd²। जब आप इस v को यहां रखते हैं वेलोसिटी को, तो सॉल्व करके ये रिजल्ट आता है। ये वाला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर रिलेशन आपको दे रखा है डिस्चार्ज और डायमीटर के रूप में, है ना। डायमीटर दे रखा है आपको दोनों पाइप के। भाई D1 पता है आपको 5 सेंटीमीटर है, D2 पता है आपको 15 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि डिस्चार्ज का रेशियो बताना है आपको, ठीक है। तो डिस्चार्ज का इसके साथ डायमीटर के साथ कैसे रिलेशन होगा? अगर हेड लॉस आपका सेम हो जाता है, तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू क्या? डायमीटर पावर 5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। डिस्चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर पावर 5/2। तो Q2/Q1 will be equal to what? Q2/Q1 will be D2/T1 5/2। यही तो हो जाएगा आपका। यानी डिस्चार्ज ऑफ लार्जर पाइप Q2 है, स्मॉलर पाइप Q1 है, इट इज इक्वल टू 15/5 पावर 5/2। ये हो जाएगा 3, यानी 3 पावर 5/2। 3 पावर 5/2 को लिख सकते हैं क्या? 3 पावर 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1/2, ये तो होगा, क्योंकि 2 + 1/2 क्या होता है? 5/2। तो इसको हम इस तरीके से लग सकते हैं, इनके पावर को ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1/2। 3 स्क्वायर होता है 9 और 3 पावर 1/2 होता है √3, तो 9√3 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एक्सचेंजर गिव्स पैरेलल एंड लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स? हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दोनों के लिए पैरेलल और लीनियर टेम्परेचर प्रोफाइल।
ठीक है, आप लोग इससे पैरेलल से कंफ्यूज मत होना, ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अलग होता है और यहाँ पे पैरेलल टेम्परेचर प्रोफाइल कह रहा है। तो देखिए आप लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर टेम्परेचर प्रोफाइल देखते हैं, ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की टेम्परेचर प्रोफाइल है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। और काउंटर फ्लो कैसा होता है? काउंटर फ्लो में टेम्परेचर प्रोफाइल ये क्या है? टेम्परेचर प्रोफाइल है। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज करता है और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि इनके बीच में हीट ट्रांसफर होता है। काउंटर फ्लो में क्या होता है? हॉट फ्लूइड इधर से एंटर करता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और काउंटर फ्लो में जो कोल्ड फ्लूइड है वो दूसरी तरफ से एंटर करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऐसे। तो ये कैसा प्रोफाइल हो गया? इसमें आप देखेंगे तो हॉट फ्लूइड का, कोल्ड फ्लूइड का, स्पेशली जब आप हीट कैपेसिटी इक्वल कर देते हैं काउंटर फ्लो में अगर हीट कैपेसिटी इक्वल है, यानी मास ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू मास ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, ये होते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। जब इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन पे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में जो उनकी टेम्परेचर प्रोफाइल होती है वो पैरेलल हो जाती है और लीनियर हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आपका, तो इसका आंसर काउंटर फ्लो विद इक्वल हीट कैपेसिटी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक बॉडी फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 13.6 एंड वाटर सच दैट, यानी एक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी, जो मरकरी और वाटर के इंटरफेस पे फ्लो कर रही है, मतलब उसका एक हिस्सा पानी में और एक हिस्सा मरकरी में है, सच दैट 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज इन मरकरी, उस बॉडी का 40% वॉल्यूम मरकरी में डूबा हुआ है और 60% पानी में डूबा हुआ है। सबमर्ज मतलब डूबा होना। तो आपको बताना है कि इस मेटेलिक बॉडी की डेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक दोनों के बीच में बाउंड्री है, इस तरफ हम ले लेते हैं, लेट से मरकरी ले लेते हैं, ठीक है, और इधर लेट से पानी है, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वो दोनों में डूबी हुई है, मरकरी और पानी दोनों में डूबी हुई है। अब बॉडी कुछ इस प्रकार से कि उसका 40% हिस्सा जो है, 40% हिस्सा उसका जो है वॉल्यूम का, 40% वॉल्यूम आपका जो है बॉडी का मरकरी में है और 60% जो है उसका वाटर में है, ये तो है। तो मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है लेट से v है। अब क्योंकि ये बॉडी सबमर्ज दोनों में हो रखी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो टोटल बॉडी का वेट होगा दैट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स लगेगी ना उस पर, पर ये बॉयंट फोर्स दोनों की वजह से लगेगी, मरकरी की वजह से लगेगी और पानी की वजह से लगेगी। बॉयंट फोर्स ड्यू टू मरकरी, मरकरी की वजह से जो बॉयंट फोर्स लग रही है, प्लस बॉयंट फोर्स ड्यू टू वाटर, है ना। बॉडी का वेट क्या होता है? वेट आपका हो गया m इंटू जी होगा, बट मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। और एक और बात है कि मरकरी का जो वॉल्यूम है कितना हो गया, दैट इज 0.4v और इसमें 0.6v, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स क्या होता है? बॉयंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है उसका वॉल्यूम, इंटू जी, ये होता है ना। तो मरकरी के केस में क्या हो जाएगा, मरकरी की जो डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 13600, और पानी की डेंसिटी कितनी होगी? 1000 हो जाएगी पानी के लिए, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द मरकरी अब इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले, मरकरी केस में डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना है? 0.4v इंटू जी, प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू 0.6v इंटू जी। अब क्या है कि इसमें से जो vg है ये तीनों कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। मरकरी और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी निकल के आ जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी आपकी? सिंपली डेंसिटी ऑफ मरकरी विच इज 13600 इंटू 0.4 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 0.6। सॉल्व करेंगे इसको तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये आ जानी चाहिए आपकी 6040। सॉल्व करके चेक कर लीजिए। यस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर ये हैं भी तो आपको इससे क्या पता चलेगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और कल को यही वैल्यूज चेंज करके अगर क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, इन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, देयर इज मिस्टेक। और मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि या तो इसमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू है वो 200 लीटर पर सेकेंड नहीं होगी, 100 होगी, या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। अब हम ऑप्शन में मिस्टेक बहुत कम कह सकते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक कह सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक पाइप है जिसका डायमीटर आपका दे रखा है, पाइप का 100 mm डायमीटर है आपके पाइप का, ठीक है, 100 mm डायमीटर है पाइप का, इनिशियल डायमीटर, और अचानक से उस पाइप के डायमीटर को डबल कर दिया गया है, डायमीटर बढ़ा के डबल कर दिया गया, अचानक से 200 कर दिया गया। तो आपको बताना है कि अगर डिस्चार्ज आपका 200 है तो लॉस ऑफ हेड क्या होगा। तो आपका लॉस ऑफ हेड क्यों होगा, आपका लॉस ऑफ हेड किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन होगा। और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दैट इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आपका सिंपल आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब इसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे आएगी, देखिए डायमीटर आपको d1 पता है, 100 mm है, यानी कि 0.1 मीटर हो गया। और एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 इंटू d1 स्क्वायर, यानी कि π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर, इससे आपका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। A2 इसी तरीके से निकाल लेंगे, π/4 इंटू d2 स्क्वायर, यानी π/4 इंटू 0.2 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपका A2 आ जाएगा। अब A1 A2 आ गया। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो डिस्चार्ज विल बी A1 इंटू V1 दैट इज इक्वल टू A2 इंटू V2, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा पूरा दोनों पाइप में, डिस्चार्ज थोड़ी वेरी कर जाएगा। तो इससे आप क्या निकालेंगे, एक बार V1 निकाल लेंगे क्योंकि डिस्चार्ज पता है Q बाई A1, और V2 निकाल लेंगे Q बाई A2। जब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे और यहां पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए मीटर में। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं ना, इफ Q इज 200, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है तो मैं आपको बता देता हूं मिस्टेक क्या है। अगर Q को 200 ले रहे हैं तो जब आप इसको हेड लॉस निकालते हैं ना, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन की वैल्यू निकालते हैं यहां रखे, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है 18 समथिंग आ रही है, 18.2 समथिंग आ रही है, जो कि ऑप्शन में मैच नहीं करता। तो इससे क्या समझ में आता है कि इफ Q इज 100, अगर 100 लीटर पर सेकेंड होता, अगर इसकी 100 लीटर पर सेकेंड होता तो इसका हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन आ जाता, सॉल्व करके 4.64 आ जाता, तब इसका आंसर ऑप्शन 1 आता। लेकिन तब आता जब ये 200 ना हो के 100 लीटर पर सेकेंड होता। तो ये छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मतलब किस ईयर में आई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से मिस्टेक भी कभी कभी हो जाती है। ऐसा नहीं कि HPCL में ऐसी गलती है, बट ये इस क्वेश्चन में मुझे गलती देखने को मिली जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, आई थिंक ये करा चुका हूं मैं ना शायद, हाँ ये मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि LMTD पूछा है, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो LMTD का फॉर्मूला देखो यही रहता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। LMTD क्या होता है, θ1 माइनस θ2 लॉग ऑफ θ1 बाय θ2। तो θ1 θ2 होता क्या, θ1 होता है आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट इनलेट, इनलेट साइड आपका टेम्परेचर जो है, एंड θ2 इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर एट आउटलेट, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे कि आपका अब जैसे काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में क्या होता है, एंट्री हॉट फ्लूइड इधर से एंट्री करता है और कोल्ड फ्लूइड इधर से एंट्री करता है। तो इसके टेम्परेचर कुछ हॉट फ्लूइड की इधर से एंट्री होती है और कोल्ड फ्लूइड की इधर से एंट्री होती है। मैंने कल आई थिंक कराया था क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर आई थिंक ऑप्शन 4 आया था। तो मैं बता रहा हूं जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड कैसे आ रहे हैं, हॉट फ्लूइड आ रहा है T1, कोल्ड फ्लूइड T2 टेम्परेचर पे, और क्या बोलते हैं इसमें कोल्ड फ्लूइड लीव्स एट T3
एंड हॉट फ्लूइड T4 पे। तो जो डिफरेंस की बात करें यहां पर, इसके यहां पर जो है θ1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 माइनस T3, और इनका डिफरेंस हो जाता है θ2, दैट इज, अब बड़ा कौन होगा, T4 बड़ा होगा T2, ये एग्जिट टेम्परेचर और हॉट फ्लूइड है ये, तो कौन बड़ा होगा T4, तो T4 माइनस T2 हो जाएगा आपका। अब ये तो काउंटर फ्लो के लिए आप इसको सॉल्व करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पैरेलल फ्लो होता तो क्या होता, इफ पैरेलल फ्लो तो क्योंकि आपको सिर्फ रटना नहीं है चीजों को, समझना भी। अगर पैरेलल फ्लो होता और मान लो कि यहां काउंटर ना लिख के पैरेलल कर देते तो क्या होता, काउंटर में तो ये आंसर आ जाएगा, पैरेलल होता तो क्या होता, पैरेलल में सिर्फ इतना फर्क आता कि ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड होता, तो ये आपका T1 होता, ये T2 होता, कोल्ड फ्लूइड भी इधर से एंटर करता और हॉट फ्लूइड भी इधर से एंटर करता, ठीक है, दोनों एक तरफ से एंटर करते, दोनों की एंट्री एक तरफ से होती, और ये T3 होता और ये T4 होता। तब क्या हो जाता, तब जो θ1 होता ना इसमें पैरेलल फ्लो में, अगर ये पैरेलल फ्लो होता तो ये बदल जाता, ये क्या हो जाता T1 माइनस T2, और θ2 हो जाता T4 माइनस T3, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर आपका आंसर जो है चेंज हो जाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, रटना नहीं है, समझना भी है। कल तो करा दिया था मैंने, थोड़ा जल्दी में था, तो मैं सोचा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके समझा देता हूँ कि क्वेश्चन ये मैंने देखा है कि ट्रेंड है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें यही देखना है कि ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे LMTD के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे फॉर्मूला हो, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इसको समझ लेना है, रटना नहीं है। रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करती हैं, कब बिहेव करती हैं, तो ये आपने पढ़ा है कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को सिर्फ दो कंडीशन पे फॉलो करती है, जब रियल गैस का प्रेशर लो हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसी कंडीशन पे वो आइडियल गैस को फॉलो करेगी और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी। अब इसमें से जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्रोच इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़े हो जाए प्रेशर टेम्परेचर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रेशर 100 किलो पास्कल हो जाए और टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाए, एक बार इसको हम कर भी सकते हैं कंसीडर, ये नहीं हो सकता, प्रेशर इनफाइनाइट नहीं कर सकते। अब 100 किलो पास्कल भी एक हाई वैल्यू होती है, लो तो होती नहीं है। यहां कह रहे हैं जीरो, प्रेशर जीरो हो जाए टेम्परेचर इनफाइनाइट, यहां पर हम इसको कह सकते हैं हाँ ये ज्यादा सही कंडीशन है कि प्रेशर जीरो हो और टेम्परेचर इनफाइनाइट हो, यानी बहुत लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। फॉर रियल फ्लूइड्स द लॉस ऑफ हेड टर्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन बर्नौली इक्वेशन, दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद फ्लूइड्स, यानी कि जो रियल फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आइडियल फ्लूइड्स जो होते हैं उनके लिए बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, आइडियल फ्लूइड्स के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए जब आप बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो क्या आता है, दैट इज P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2, ये तो आता है। अब अपने को ये देखना है कि तो आइडियल फ्लूइड के लिए हो गया, आइडियल ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी एट द इनलेट। जब किसी भी पाइप के अंदर मान लो कोई फ्लूइड जा रहा है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, उसमें प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो इनलेट की टोटल एनर्जी और आउटलेट की टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, इसी को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, जो कुछ और नहीं एनर्जी इक्वेशन कहा जाता है कि एनर्जी इतनी इनलेट पे उतनी आउटलेट पे होगी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है। लेकिन रियल फ्लूइड में क्या होता है कि जब रियल फ्लूइड में जब कोई फ्लूइड मान लो किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, हैज फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है तो क्या होगा कि एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो एनर्जी का लॉस कब होगा, जब वो इनलेट में फ्लो करेगा तब तो नहीं होगा, इनलेट से आउटलेट की तरफ होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ये क्या है, ये एनर्जीज हैं, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये एनर्जी जो है वेट के फॉर्म में लिखी है, पर यूनिट वेट, ओके। अब यहां पर एक टर्म आएगा HL, ये क्या होता है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। और ये फ्रिक्शन का हेड लॉस आता क्यों है, किसके कारण आता है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी के कारण, विस्कोसिटी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड क्या होता है,
इनविस्किड होता है। इनविस्किड मतलब हम ये मानते हैं कि उसके अंदर जीरो विस्कोसिटी है। तो जब उसकी विस्कोसिटी नहीं होगी तो उसमें फ्रिक्शन कहां से आएगा? क्योंकि जो जैसे सॉलिड बॉडी के अंदर फ्रिक्शन पड़ते हैं, वैसे फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसी को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट फ्रिक्शन इन द फ्लूइड्स। इंटरनल जो आपके फ्लूइड्स के अंदर फ्रिक्शन है उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो रियल फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होती है, इस कारण से उसके अंदर हेड लॉस आता है। तो कारण क्या है उसके पीछे? विस्कोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस? इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन नहीं है भाई? कंबशन। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपके देखो प्रीवियस ईयर में कुछ गलतियां भी होती हैं। ठीक है, गलती नहीं होती, अब आप गलती नहीं होती है, ऐसे समझ लो कि यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कंबशन प्रोडक्ट ऑफ अ फ्यूल, किसी फ्यूल, पहली बात तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर सब्सटेंस एक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, एक कंपाउंड भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना, मिक्सचर भी हो सकता है, ये सब प्योर सब्सटेंस हो सकता है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, उसका कंपोजिशन जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए इसका कंपोजिशन। अब अगर आप जो कंबशन प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल है, जब फ्यूल को जलाते हैं उससे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनका अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो क्या होगा? कांस्टेंट रहता है ना, वेरी थोड़ी करेगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एयर, अगर एयर का मिक्सचर है उसमें भी गैस फेज में और लिक्विड फेज में, लिक्विड फेज में यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन, तो लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन का जो कंपोजिशन है वो अलग होता है, और गैस फेज में जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है उनका कंपोजिशन अलग होता है। तो ये तो प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। वेपर्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का वेपर है तो अमोनिया है यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। एटमॉस्फेरिक एयर, इसको भी मैंने बताया है कि नॉट अ प्योर सब्सटेंस होता है। मैंने भी आपको लेक्चर थ्योरी में बताया कि प्योर सब्सटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर अगर आप डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर कह रहे हैं, यानी ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो उसके अंदर गैसेस एयर होता है, बहुत सारी एयर होती है जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ कुछ छोटी छोटी गैसेस भी होती हैं, और गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब और भी बाकी गैसेस होती हैं। साथ में इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है जिसको वाटर वेपर कहते हैं। मॉइस्चर का कंपोजिशन वेरी करता है, वेरी परसेंटेज वेरी, इसका कंपोजिशन परसेंटेज वेरी करता है, कहीं मॉइस्चर ज्यादा कहीं कम, तो इसका कंपोजिशन कांस्टेंट इसका वेरी। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है? नॉट अ प्योर सब्सटेंस, यानी ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। लेकिन इसका आंसर उन्होंने ऑप्शन 2 दिया है, ये भी सही ये भी सही है, लेकिन उन्होंने इसका 2 दिया है। हो सकता है ये सोच के दिया हो कि इसको मे बी इसको वो गैसेस एयर मान के चल रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब गैसेस एयर नहीं होता, उसका मतलब होता है उसके अंदर मॉइस्चर भी है। तो ये भी होता है, वैसे नॉट अ प्योर सब्सटेंस होता है, बट इन्होंने इसका आंसर 2 दिया है। द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, मतलब इसके वैल्यूज तो आपने याद कर रखी होंगी, रटी होंगी कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यूज फिक्स होती हैं। एक लेमिनार फ्लो के लिए और सर्कुलर पाइप के लिए जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 4/3 यानी कि 1.33 होती है इसकी वैल्यू। ओके, सो ये याद रखना है इसको, फिक्स वैल्यूज होती हैं आपकी। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप कल को एग्जाम में क्या हो सकता है कि वो आपसे लेमिनार फ्लो के लिए पूछ सकता है, सॉरी फॉर लेमिनार फ्लो वो आपसे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछ सकता है। सो फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप, किसी सर्कुलर पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो के अंदर ये करेक्शन फैक्टर आता क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पाइप में अगर आप लेमिनार फ्लो देखेंगे तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है, वेलोसिटी पैराबोलिकली जो है वेरी करती है इस तरीके से कुछ। ठीक है, अगर आप इस पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो काफी ज्यादा वेलोसिटी वेरी करती है, लार्ज वेलोसिटी वेरिएशन है ना, लार्ज वेलोसिटी वेरिएशन, वेलोसिटी का वेरिएशन काफी ज्यादा होता है।
इस वेलोसिटी के वेरिएशन के ज्यादा होने के कारण ही जो इनके करेक्शन फैक्टर आते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, यानी काइनेटिक एनर्जी भी तो वेलोसिटी से रिलेटेड है ना, तो वेलोसिटी में एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी वैल्यू 2 होती है लेमिनार फ्लो के लिए, और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू आपको बता दी मैंने 1 पॉइंट क्या होती है 33 होती है। ठीक है, अब यहीं पे अगर आपसे टर्बुलेंट के लिए पूछ लिया तो फॉर टर्बुलेंट फ्लो के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी का वेरिएशन बहुत ही कम होता है, वेलोसिटी इतना वेरिएशन नहीं दिखाती है, तो उसके लिए आपका जो अल्फा है और बीटा है मीनिंग वही रहेगी, अल्फा इज काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, इसकी वैल्यू जो है 1 के करीब होती है, मतलब टिपिकली देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो है 1.02 से 1.15 के रेंज में होती है, मतलब ऑलमोस्ट 1 के करीब होती हैं दोनों चीजें, और इसकी वैल्यू जो है क्लोज टू 1.2 होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर टर्बुलेंट फ्लो के लिए हैं और ये लेमिनार फ्लो के लिए। वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इनमें से कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं? तो आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको मैंने थर्मोडायनामिक्स में जो प्रोसेस बता रखे हैं, फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज इरिवर्सिबल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ रेजिस्टर, अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर किसी रेजिस्टर वायर के थ्रू बिजली दे रहे हैं आप, तो क्या होगा, बॉडी हीट होगा, है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या अब उस बॉडी की हीट से दोबारा उस वायर के अंदर करंट पैदा हो सकता है? नहीं ना, तो ये भी इरिवर्सिबल है। हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण तो इरिवर्सिबिलिटी होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल, ये अगर आपसे पूरी थर्मोडायनामिक्स में एक प्रोसेस पूछे जो रिवर्सिबल होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो यस आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, ये आपका इरिवर्सिबल नहीं होगा। मिक्सिंग एक हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या होगा 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5 ये सारे प्रोसेस आपके क्या होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, जैसे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होती है, वैसे ही हमारे क्या बोलते हैं इसमें हीट ट्रांसफर के अंदर थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है, इट इज बेसिकली थर्मल डिफ्यूजिविटी इज इक्वल टू होता है K बाय रो CP, इनका रेशियो होता है, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय रो इंटू CP, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, हीट स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते हैं, हीट स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं बॉडी के अंदर कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, और ये है बॉडी के अंदर हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी कितनी है, इनके रेशियो को बोलते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। जैसे हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं ना वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ते हैं, वैसे यहां पर होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है, बिल्कुल काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जैसे। तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है क्या? नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल कंडक्टिविटी, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4 तो नहीं दे रखा है इसका, करेक्ट ही अच्छा सॉरी इनकरेक्ट पूछा गया है, ओके देख लो भाई, ये भी हो सकता है आपके साथ कभी मिस्टेक, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट क्या होगा 1 and 3, 1 and 3 आपके गलत हैं, 2 and 4 करेक्ट हैं। If B is the center of buoyancy, G is center of gravity, and M is the meta center of a floating body, then the body will be in stable equilibrium if, देखिए किसी भी फ्लोटिंग बॉडी को अगर आप डिस्प्लेस करते हैं, फ्लोटिंग बॉडी जैसे कि जिसका आप कुछ हिस्सा जो है हवा में है, जैसे मान लो कि जैसे शिप्स होते हैं, शिप्स किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लोटिंग बॉडी, पार्शली सबमर्ज कहते हैं, पार्शली सबमर्ज बॉडी या फिर फ्लोटिंग बॉडी, है ना, जिसका कुछ हिस्सा हवा में है कुछ हिस्सा फ्लूइड में है ना, या इनको फ्लोटिंग बॉडी भी कहते हैं। अगर इस फ्लोटिंग बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए, थोड़ा टिल्ट हो जाए, जैसे कि समुद्र के अंदर भी जैसे शिप्स होते हैं वो थोड़े तूफान आता है ना,
सी स्टॉर्म्स आते हैं तो थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं अपनी एक्सेस से, जैसे ये उनकी एक्सेस है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसे मान लो कि एक्सेस इनकी टिल्ट हो गए, थोड़े से ऐसे डिस्प्लेस हो गए आपके। तो अगर मान लो कि ये थोड़े डिस्प्लेस हो गए तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है पॉइंट के रिगार्डिंग देखी जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग मेटा सेंटर। ये मेटा सेंटर होता है। तो फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी जो होती है इसके मेटा सेंटर के अबाउट देखी जाती है, ओके। और इसमें भी जो मेटा सेंटर होना चाहिए, अगर इफ m इज अबव g, अगर m की वैल्यू, मेटा सेंटर की वैल्यू g मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है, या फिर gm की वैल्यू जिसको आप बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन, इसको gm बोलते हैं, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फ्लोटिंग बॉडी उस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी टिल्ट भी हो गई है, जैसे आप कभी कभी जैसे गिरने से, जैसे धक्का लगता है आप गिरने लग जाते हैं, लेकिन अगर मान लो गिरते गिरते अपनी बॉडी को संभाल लें और खड़े हो जाएं, मतलब गिरे ना, डिस्प्लेस तो हुए आप लेकिन खड़े हो जाए स्ट्रेट, तो वो हो गया कि आप स्टेबल हो गए। पर अगर मान लो आपको धक्का लगे या फिर आप थोड़ा आपका पैर फिसल जाए और आप गिरी जाओ, तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो अगर m की वैल्यू g से नीचे हो जाए तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताता है, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर gm की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए, मेटासेंट्रिक हाइट वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो अनस्टेबल होगा। अगर mg इज इक्वल टू 0 हो जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, अगर मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू 0 हो जाए। या फिर g एट m, यानी m और g एक ही पॉइंट पे मिल जाए तो उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। 200 kilojule of energy is transferred from a heat reservoir at 1050 Kelvin to a heat reservoir at 550 Kelvin. The ambient temperature is 310 Kelvin. The loss of available energy due to heat transfer. Loss of available energy का एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होता है जो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स पूरा रिवाइज करा दिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। T नॉट इंटू क्यू इन ब्रैकेट 1/T2 माइनस 1/T1। और इस फॉर्मूले में T2 जो होता है वो T1 से छोटा होता है, और T नॉट जो होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, या उसको एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछा गया था, आप अगर अगली बार आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। एम्बिएंट टेम्परेचर 310 है, हीट आपकी 200 दे रखी है, और जो बाकी दो टेम्परेचर हैं ये एक इनमें से बड़ा जो होगा वो क्या होगा, T1 होगा, और जो छोटा होगा वो T2 होगा। आप रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज सॉल्व इट एंड टेल मी द वैल्यू। और देखिए सेशंस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल के बीच में कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू मैनेज अ यूट्यूब चैनल जब आपके पास जॉब हो, और आप जॉब के बीच में से 3-4 घंटे, जब मतलब उसमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है अपनी जॉब में भी, और आप में से काफ़ी लोग हो सकता है जॉब के साथ तैयारी भी करते हो। इट्स नॉट ईजी टू टेक आउट टाइम टू कि यूट्यूब का पहले पीपीटी बनाओ, उसके बाद फिर लेक्चर लो, ठीक है। अब मेरे पास, जैसे मैंने कहा, मेरे पास कोई टीम नहीं है अपनी बड़ी सी, जैसे लोगों के पास होती है। ये सब इंडिविजुअली अभी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनिशियली फेज है, हो सकता है आगे ग्रो कर जाएगा तो आगे एक टाइपिंग टीम रख लेंगे तो थोड़ा समय टाइपिंग या पीपीटी बनाने का बचेगा, है ना। तो ये सब खुद से करना पड़ता है, तो बिजी स्केड्यूल में है। कल का सेशन तो 1 घंटे का था, आज में हो सकता है आपको 45 मिनट तक का ही सेशन दूँ, ठीक है। तो आप में से काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कुछ कमेंट करते हैं, सर सेशन थोड़े लंबे ले लिया करो। देखो, अगर पूरे दिन मुझे यही करना हो तो फिर मैं सेशन 2-2 घंटे की भी ले सकता हूँ, और हो सकता है एक दिन में 3-3 वीडियो भी डाल सकता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि आपको, अगर कुछ लोग कहते हैं सर आप पढ़ाते अच्छा हो, कंसेप्ट अच्छे से समझाते हो, तो इसलिए मैं अपना जो है कुछ आपको देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, जो नॉलेज है फ्री में। अब वो अवेलेबिलिटी पे भी बेसिस पे, कभी समय ज़्यादा होता है तो मैं 1 घंटा भी पढ़ा देता हूँ, कभी 1.5 घंटा भी ले लूँगा सेशन, आगे समय होगा तो। नहीं होता है तो यार प्लीज़ आप लोग ये मत लिखा करो सर लंबे सेशन कर लो, या, है ना, आप क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस किया करो प्लीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देखिए, इसका आंसर ये आ गया, लेकिन कल को अगर क्वेश्चन आ गया सेम कि लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालो, ठीक है, 16 तारीख के पेपर के दिन, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है।
तो इस फॉर्मूले में जो चीजें हैं उनको ध्यान रखना है कि टी नॉट क्या होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर, यहाँ रखेंगे, हीट से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में पहले छोटे टेम्परेचर को रखेंगे नीचे, फिर बड़े टेम्परेचर को। द मटेरियल मीडियम बिटवीन द हीट सोर्स एंड रिसीवर इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन। क्योंकि अभी जब इस सेशन को मैं कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, आपको पता भी नहीं होगा कि शाम को 6 बज चुका है, 7 बजे से मेरा कहीं और सेशन है, तो मुश्किल से 15 मिनट कर पाऊंगा क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है, उनको तैयार करना है, तो 15 मिनट और सेशन ले पाऊंगा, 15 मिनट या 10 मिनट जो भी है, ठीक है। सो मटेरियल मीडियम इज नॉट अफेक्टेड इन द प्रोसेस। तो इन कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये 3 जो मोड्स होते हैं, इसमें रेडिएशन एक ऐसा मोड होता है, रेडिएशन इट इज अ हीट ट्रांसफर, इट इज अ हीट ट्रांसफर which do not requires a medium। एक मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस, इनमें से किसी मीडियम की जरूरत नहीं है उसको हीट ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर जो होता है, सॉलिड के अंदर जो होता है वो लैटिस वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से होता है, मॉलिक्यूल के कारण होता है। कंडक्शन के अंदर लिक्विड होगा तो उसके पीछे मोमेंटम ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन जो होता है किसी सरफेस और फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से होता है। लेकिन रेडिएशन जो होता है किसी मीडियम के बिना भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन वैक्यूम ऑल्सो। रेडिएशन हीट ट्रांसफर तो वैक्यूम में भी हो सकता है जहां मीडियम ही ना हो। जैसे कि आपका सन जो है वो कितनी दूर है आपके अर्थ से, लेकिन सन की जो रेडिएशन होती है वो अर्थ पे बिना किसी मीडियम के, क्योंकि जहां पर सन है और अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं वो तो अर्थ के पास में है ना, लेकिन यहां कोई मीडियम थोड़ी है। बिना किसी मीडियम के होने के बावजूद जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो हमारे पृथ्वी पे कैसे आती हैं, आती है ना सोलर रेडिएशंस। तो ये रेडिएशन ही हो सकता है जिसको मीडियम से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एक रियल गैस इक्वेशन जो है PV = ZRT, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ द रियल गैस, द वैल्यू ऑफ Z। मैंने बताया भी था आपको कि Z की जो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, Z जो होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब मैं देख रहा हूं कि इन पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT, ठीक है, ये वैसे वैल्यू होती है। Z की वैल्यू 1 हो जाती है आइडियल गैस के लिए। कल को हो सकता है ये पूछ सकता है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 हो गया तो रियल गैस क्या बन जाएगी, आइडियल गैस बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि तब PV = nRT इक्वेशन होती है आइडियल गैस की, वो हो जाएगी, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर लेगी रियल गैस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है वो रियल गैस के लिए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 होता है। तो इनमें से क्या वैल्यू होगी, रियल गैस की बात कर रही है, शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी, शुड बी इक्वल टू लेकिन अब क्योंकि वो रियल गैस की बात कर रहा है, अब रियल गैस के लिए ये भी हो सकता है और रियल गैस के लिए ये भी हो सकता है। अगर वो 1 हो गया तब वो आइडियल गैस हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू = 1 भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ये हो गया तो वो आइडियल गैस हो जाएगी, वो अलग बात है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों हो सकता है। अगर ये हो गया = यूनिटी तो वो आइडियल गैस हो जाएगी, वो अलग बात है। वेलोसिटी कंपोनेंट इन द x and y डायरेक्शंस आर गिवन। x and y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं। x कंपोनेंट का वेलोसिटी कंपोनेंट है लैम्डा × x × y² माइनस x² y, और v कंपोनेंट का वेलोसिटी है xy² माइनस 2/3 y³। फॉर कंटिन्यूअस फ्लो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, अगर कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। फ्लो कंटिन्यूअस कब होगा, जब कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, राइट। और कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब फॉर टू डायमेंशनल फ्लो du/dx प्लस dv/dy = 0 होगा तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी आपकी। अब u आपको दे रखा है, du/dx क्या हो जाएगा आपका, देखो उधर λy² माइनस 2xy, dv/dy क्या हो जाएगा, उधर देखो ये v है, इसको y से डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2/x माइनस 3 × 2/3 y²। ये कैंसिल, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, और = 0 तो करो, λy² माइनस 2y² = 0।
वाई स्क्वायर कॉमन है, निकल गया, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। टोटल एनर्जी लाइन को आप एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन भी कहा जाता है। इनका जो डिफरेंस होता है टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL का, HGL क्या होता है, वो लाइन होती है जो सम ऑफ प्रेशर हेड और फिजोमेट्रिक हेड, सॉरी प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को, और टोटल एनर्जी लाइन वो होती है जो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड को अलग अलग पॉइंट्स पे ज्वाइन करती है। तो उससे जो लाइन बनती है वो टोटल एनर्जी लाइन है, और जो इनको ज्वाइन करती है प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड को, जिसको फिजोमेट्रिक हेड कहते हैं, उसे हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, खुद सोचो। ये आपका वी स्क्वायर बाय 2G एन प्लस जेड है, और ये तो क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर बाय 2G। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड, या इसको डायनेमिक हेड, वेलोसिटी हेड या डायनेमिक हेड कहते हैं इसको। नेक्स्ट है द हीट एक्सचेंजर इन विच कोल्ड फ्लूइड रिमेन्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाइल द टेम्परेचर द हॉट फ्लूइड डिक्रीजेस फ्रॉम इनलेट टू एग्जिट। कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और हॉट फ्लूइड जैसे आपकी इवेपोरेटर के अंदर यानी बॉयलर के अंदर, जो बॉयलर होता है उसके अंदर कोल्ड फ्लूइड कौन होता है, बॉयलर के अंदर जो कोल्ड फ्लूइड होता है, कोल्ड फ्लूइड क्या है आपका, वाटर है। वाटर जो है वो जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त उनके टेम्परेचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। और जो हॉट फ्लूइड है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। जो फ्लू गैसेज होती हैं, हॉट गैसेज होती हैं, जो बॉयलर में यूज करी जाती हैं, जो हीट ट्रांसफर करती हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है क्योंकि वो हीट ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन जो ड्यूरिंग इवेपोरेशन या बॉइलिंग उस वक्त कोल्ड फ्लूइड, क्योंकि पानी इस वक्त कोल्ड फ्लूइड होगा ना, जो हीट लेके स्टीम बन रहा है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये तो पूछ रहा है कि वो कौन सा हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा लेकिन हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इनलेट से आउटलेट, तो ये इवेपोरेटर या बॉयलर होगा। ठीक है, इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे, बस ये 2 क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर इज इंक्रीज along with decreasing the air temperature then the process is called as। मॉइस्चर कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या हो गया साइक्रोमेट्री में, मॉइस्चर कंटेंट का सीधे सीधे मतलब हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है along with decreasing air टेम्परेचर, मतलब एयर टेम्परेचर मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होना। अब ये सारे प्रोसेस देख लो, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को W से डिनोट करते हैं, ये कम होती है, ये भी हो गया। कूलिंग में तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। इसमें आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब पूछा क्या गया है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ना और ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम होना है, यही पूछा गया ना, डिक्रीजिंग एयर टेम्परेचर और ये बढ़े, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम हो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़े, ये तो यही हो सकता है ना, कम हो और ये बढ़े, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को और कई नाम से जाना जाता है, इसको आप एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप एडियाबैटिक सैचुरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं एंड उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा 7 बजे से एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ उस पर सेशन है, उसके 8 बजे से पेड क्लास है, तो मैं ऑलरेडी 9:30 बजे तक मेरी क्लासेस लगी हुई हैं। इस कारण से मैं आप समझ सकते हैं कि आई एम बैक टू बैक हैविंग सो मच वर्क, तो मुझे इतना समय नहीं दे पाऊँगा मैं। ठीक है, तो माइंड मत करना आप लोग कि सर 1 घंटा नहीं क्लास निकाला आपने, प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान रखें। कंटिन्यूटी मेंटेन है, आपको यूट्यूब चैनल पे क्लास मिल रही है ना, आप इसको देखिए कि मैं इतने समय में निकाल के क्लास निकाल रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको। कंसीडर अ सिलिंड्रिकल बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड फ्लो। एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जो किसी फ्लूइड के चारों तरफ घिरी हुई है। ठीक है, तो एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, पाइप भी सिलिंड्रिकल ही होता है और चारों तरफ से फ्लूइड से घिरा हुआ है। मान लो ये फ्लूइड है, ठीक है, उससे घिरा हुआ है सिलिंड्रिकल बॉडी। ठीक है,
और हम कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो स्टेडी और लेमिनार है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स। तो ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स से क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान समझ लीजिए कि ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स से क्वेश्चन आता है एचपीसीएल में, ठीक है। तो जब आप इसको फोरकास्ट करेंगे तो ये समझ में आता है कि जो ड्रैग फोर्स है ऐसे कंडीशन में प्रेशर ड्रैग होगा। ड्रैग फोर्स भी दो प्रकार का होता है, एक प्रेशर ड्रैग होता है, एक स्किन फ्रिक्शन ड्रैग होता है। लेकिन इस कंडीशन में जब बॉडी जो है फ्लूइड के डायरेक्शन में लगी होती है, मतलब इस तरीके से रखी होती है, तो उसमें प्रेशर ड्रैग लगता है। और लिफ्ट फोर्स जो होगा वो वॉर्टेक्स शेडिंग के कारण होगा, वॉर्टेक्स शेडिंग के कारण होगा। तो इसका आंसर 2 होगा इसमें। If the exit temperature of the hot and cold fluids are equal in case of parallel flow heat exchanger, parallel flow heat exchanger के अंदर exit temperature equal है। तो parallel flow का मतलब hot fluid cold fluid एक ही साइड से एंटर कर रहा है। तो ये इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड और ये एग्जिट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड, ये इनलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड। तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में θ1 क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, और θ2 क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। तो अगर एग्जिट टेम्परेचर इक्वल हो गए, यानी कि जो एग्जिट टेम्परेचर है THE = TC हो गया, तो θ2 0 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो LMTD होगा वो क्या हो जाएगा, θ1 - θ2 log of θ1 / θ2। तो जब ये 0 हो गया तो LMTD की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। ऊपर की वैल्यू चलो ठीक है, ये 0 हो गया आपका, मान लो ये 0 है, तो 0 बाय किसी को 0 से डिवाइड करें तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो log 0 हो गया आपका ये चीज, तो अल्टीमेटली वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, दिस विल बिकम 0। ओके, समझ में आ रहा है सभी को। इसी के साथ आपका ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा आपको, जो अगली क्लास में, जो हम कल क्लास करेंगे उसमें, और कल आपकी HPCL की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद देखता हूं अगर मैं दे पाऊंगा तो आई विल, तो हम कल सारे नए क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आप देख लिया किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरे को जो लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन पे हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो कल हम सब नए क्वेश्चंस करेंगे। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसा होता है, 1/7 पावर लॉ फॉलो करता है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। ओके, यानी जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है U/U∞, वो हो जाता है y/λ पावर 1/7। इस प्रकार की इक्वेशन फॉलो करता है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। ब्लैक बॉडी के बारे में क्या गलत है, ब्लैक बॉडी का अच्छा एब्जॉर्बर होता है, एक परफेक्ट एमिटर होता है, डिफ्यूज एमिटर या ओपेक। ओपेक मतलब क्या हो गया, क्या ब्लैक बॉडी ओपेक होती है, यानी कुछ भी पास नहीं होने देती अपनी तरफ से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यस। तो ब्लैक बॉडी के बारे में देखो, परफेक्ट एमिटर है बट डिफ्यूज एमिटर भी कह रहा है, दोनों बातें कह रहा है। वैसे तो ये भी अपने आप में कंफ्यूजिंग है कि एक तरफ कह रहा है परफेक्ट एमिटर है, यानी इसकी एमिसिविटी 1 होती है और उसकी जो है एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो भी 1 होती है, लेकिन क्या वो डिफ्यूज एमिटर होता है। डिफ्यूज एमिटर मतलब कि जो रेडिएशन होता है वो यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में एमिट करना, ठीक है। डिफ्यूज एमिटर मतलब एमिट रेडिएशन यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एमिट करे एक ही प्रकार की रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एमिट करे। परफेक्ट एमिटर मतलब कि सब कुछ एमिट कर दे, जिसकी एमिसिविटी 1 हो जाए, जिसकी एब्जॉर्प्टिविटी सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले, सब कुछ एमिट कर दे। ओपेक नहीं होता ब्लैक बॉडी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है हम अगली क्लास में देख लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। इसको आप होमवर्क क्वेश्चन भी ले सकते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों से कल की क्लास में मिलूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन को देखने के लिए। और अभी इसको एंड करके मुझे स्केड्यूल करने का भी टाइम निकालना पड़ेगा कि इसको स्केड्यूल कब करूँ, क्योंकि 7 बजे सेशन है, फिर तुरंत 8 बजे सेशन है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और जब मैं यार प्रीमियर करता हूँ सेशन को कि लाइव जैसा फील कराने के, तो प्लीज़ आप लोग भी ये सोचो कि लाइव क्लास ही है, ये मत सोचो कि सर रिकॉर्डेड कर रहे हैं। यार आया करो आप लोग भी, ठीक है, समय निकाल के। इस सेशन को मैं रात के 9:30 बजे प्रीमियर करूँगा, 9:30 PM पे, ताकि आप लोग आराम से क्लास अटेंड कर सकें। या 9 बजे करता हूँ, 9 PM पे, ठीक है। थैंक यू सो मच,
हैव अ नाइस डे। कल की क्लास में मिलते हैं। सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए।